हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ऑफिशियल चैनल ऑफ जामिया कोचिंग सेंटर। हमने पिछले लेक्चर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, यानी कि प्यूबर्टी के चेंजेस और मेल जर्म सेल कैसे प्रोड्यूस है वो देखा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हम लोग फीमेल जो जर्म सेल है उसको प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्राइमरी ऑर्गन कौन सा है? ओवरीज हैं। प्राइमरी ऑर्गन है ओवरीज हैं। ओवरीज क्या होती हैं? दो पेयर में होती हैं। और सेकेंडरी ऑर्गन क्या है इसके? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस। फैलोपियन ट्यूब को ओविडक्ट कहते हैं, यूट्रस, फिर सर्विक्स, वेजाइना, फिर मेमोरी ग्लैंड को भी हम लोग इसी के साथ साथ सेकेंडरी ऑर्गन में पढ़ते हैं, मेमोरी ग्लैंड्स। ठीक है, और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया जैसे हमने मेल में पढ़ा था वैसे फीमेल में भी होगा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, या फिर वल्वा कह लीजिए। ये कौन कौन से होते हैं इसमें इसके ढेर सारे होते हैं। मोन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और हाइन। ये इसके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। तो हम पहले प्राइमरी ऑर्गन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्या है? ओवरीज। ये पेयर्ड होंगी, दो होंगी। ओवरीज का जो फॉर्मेशन, ओवरीज से जो एक का फॉर्मेशन है वो बर्थ से ही शुरू हो जाता है, यानी कि oogenesis होता है। इसमें भी मियोसिस और माइटोसिस के प्रोसेस से होगा। हर मंथ मतलब जब प्यूबर्टी होती है तो हमने पढ़ा था मेनार्क होता है। तो मेनार्क होने के बाद क्या होगा? एक एग रिलीज होगा, वन एग किसी एक ओवरी से हर मंथ में, एवरी मंथ। तो ये तो रिलीज हो गया। ठीक है, एक एग रिलीज हुआ मान लीजिए यहाँ ओवरी में। तो ये जो है ये है फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ रिलीज हुआ है तो यहाँ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उसको कहते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री क्या होते हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो कि कैच करेंगे ओवरी को। यहाँ से ओवरी रिलीज हुआ, सो कैच किया फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। और उसके बाद ये जो पोर्शन है ये फैलोपियन ट्यूब का, वो कहलाता है इन्फंडिबुलम। ठीक है, जो कि वाइडन पार्ट है। इसका स्टेमस होता है नैरो पार्ट, फिर उसका एम्पुला होता है, ये भी वाइडन पार्ट है, ब्रॉड पार्ट होता है। तो यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगा, एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन पे फर्टिलाइजेशन होता है। यहाँ से स्पर्म गया मान लीजिए और ये जाके यहाँ फ्यूज करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? एम्पुलरी स्टमक जंक्शन पे होता है। ठीक है, तो ये क्या है? फैलोपियन ट्यूब हो गया। फिर फैलोपियन ट्यूब दो साइड के ओविडक्ट मिलके एक इन्वर्टेड पियर से एक ऑर्गन बनाता है, उसको कहते हैं यूट्रस। तो ये क्या है? यूट्रस है। ये फैलोपियन ट्यूब हो गया। यूट्रस वेजाइना से ओपन करता है तो उसके बीच में होता है सर्विक्स। तो ये सर्विक्स हो गया, या सर्वाइकल कनाल हो गया, और ये वेजाइना हो गया। ये फिर यही एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में कौन कौन से? मोन्स प्यूबिस क्या है? फैटी फोल्ड ऑफ टिश्यू होता है, फैटी टिश्यू होता है। प्यूबिक बोन्स जहाँ मैच मिलते हैं वहाँ पे। लेबिया माइनोरा और लेबिया मेजोरा, ये स्मॉल है, ये इनर फोल्ड है, ये आउटर फोल्ड है। फ्लेसी हैं दोनों, फ्लेसी फोल्ड ऑफ टिश्यू हैं। क्लाइटोरिस क्या है? जहाँ लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा मिलते हैं उसे क्लाइटोरिस कहते हैं, मीटिंग पॉइंट जहाँ है। ठीक है, और हाइमन क्या है? एक तरह का वल्वा का कवरिंग है, वेजाइनल कवरिंग है। वेजाइनल ओपनिंग के ऊपर ये कवरिंग होता है। इसको हम लोग कभी कभी मतलब कहते हैं कि इससे रिप्रोडक्शन का पता चलता है कि वर्जिन है कि नहीं है, लेकिन ये कोई मतलब ये नहीं है कि है, अगर हाइमन है तो वो वर्जिन है। ऐसा भी होता है कि ऑपरेशन भी हो सकता है हाइमन का, या फिर ऐसे भी नॉर्मली भी हाइमन टूट जाता है। तो हाइमन एक मतलब ये नहीं है, हाइमन एक ऑथेंटिक नहीं है कि उसके अंदर सेक्स हुआ है या नहीं हुआ, या फिर रिप्रोडक्शन है कि नहीं है। इससे हाइमन से हम लोग पता नहीं कर सकते, क्योंकि फिजिकल एक्सरसाइज में साइकिलिंग या हॉर्स राइडिंग करेंगे तो उससे भी ये टूट जाता है। ठीक है, तो हमने बात कर ली ऑर्गन्स की। फिर जो oogenesis का प्रोसेस है,
वो बर्थ से ही स्टार्ट हो जाएगा। फिर बर्थ से स्टार्ट होने के बाद वो जब प्यूबर्टी का एज आता है उसके बाद उसी में से कुछ एक मत कुछ हर मंथ में एक आध एक वो मैच्योर करते हैं और वही रिलीज होंगे और वही आगे चल के एक सेल बनाएंगे, फिर फर्टिलाइजेशन का काम अंजाम देंगे। ठीक है, तो हमारा जर्म सेल क्या है? एग है। फीमेल्स, ये फीमेल्स में बाय बर्थ मौजूद होते हैं और इमेच्योर फॉर्म में होते हैं, बर्थ से ही मौजूद होंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने मेल जर्म सेल भी पढ़ लिया था, स्पर्म, और आज हमने फीमेल जर्म सेल भी पढ़ लिया, एग। तब इसका दोनों का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। अब हम फर्टिलाइजेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है, जो मैटिंग होता है, वो इंटरनली होता है, यानी कि दोनों ऑर्गन्स का मिलते हैं, फिर उसके बाद वो करते हैं। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे इसी डायग्राम की वजह से मदद से। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ आपका जो पेनिस है वो आया। ठीक है, तो ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम दोनों मीट किए, तो यहाँ से स्पर्म इंटर किया वेजाइना में। ठीक, वेजाइना से सर्विक्स से होते हुए यूट्रस में गया और फिर जाते हैं, मतलब जब इंसेमिनेट करते हैं या फिर जब इजैकुलेट करते हैं तो मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं। तो कुछ ही स्पर्म्स, मतलब थाउजेंड्स ऑफ स्पर्म यहाँ रीच किया ओविडक्ट में, और फिर इधर से एग रिलीज हुआ था। फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस को समझ रहे हैं हम लोग। तो एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होने के बाद भी ये एग रिलीज किस दिन होता है? 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन में, उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट में। तो 14th डे पे एग आया, उसी टाइम में मान लीजिए स्पर्म भी पहुंच गया वहाँ पे, तो यहाँ जाके ये फर्टिलाइज कर जाएंगे। एग और स्पर्म मिले तो फर्टिलाइज होगा। तो कहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा? फर्टिलाइजेशन होगा एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन पे। स्पर्म इंटर किया कैसे? वेजाइनल पैसेज से। एक आया था इन्फंडिबुलम या फिर ओविडक्ट में इन्फंडिबुलम के रूट से होते हुए स्पर्म ऊपर गया, अपवार्ड ट्रैवल किया ओविडक्ट में जाके, और फिर फ्यूज हो गए दोनों, फर्टिलाइज कर गए। तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा? जाइगोट बनेगा। फिर जाइगोट क्या करता है? डिवाइड करता है। 2 सेल्ड स्टेज में होगा पहले, इस तरह 4 सेल्ड, 8 सेल्ड, ऐसे कर करके वो बड़ा होते जाएगा, रिपीटेडली डिवाइड हो जाएगा। 8 सेल, फिर 16 सेल्ड ब्लास्टोमियर्स होते हैं। तो जब ये फर्टिलाइज होने के बाद 16 ब्लास्टोमियर, 8 to 16 ब्लास्टोमियर के स्टेज को पहुंचता है, तो ये इसका इम्प्लांटेशन होगा। इम्प्लांटेशन कहाँ होता है? यूट्रस में, यूट्राइन वॉल में होगा। और ये ज़्यादातर कहाँ पे होता है? फंडस पार्ट में होता है। यूट्रस का जो ऊपर का हिस्सा है इसको फंडस कहते हैं, यहीं पे होगा इसका। ठीक है, इम्प्लांटेड हो गया। जैसे हमने पहले बात की थी कि जो फीटस होता है वो कहाँ ग्रो करता है? फीमेल बॉडी में पहले इनिशियली ग्रो करेगा। तो वहीं वो फीमेल बॉडी में फीमेल के ओम से अटैच हो जाता है, यूट्राइन वॉल से अटैच हो गया, फिर वो वहीं ग्रो करेगा। यानी कि यूट्रस को उम्ब भी कहते हैं। जब उसमें एम्ब्रायो आ जाए तो उसको उम्ब कहेंगे। ठीक है, यूट्रस ऐसी इस प्रोसेस को जो मतलब फीमेल के यूट्रस में ग्रो करना है, तो जो यूट्राइन वॉल होती है, इस डायग्राम से हम लोग समझेंगे। तो यूट्राइन वॉल होती है, ये हर मंथ में, ये जो यूट्राइन वॉल है हर मंथ में एग को लेने के लिए अपने आप के जो इसकी वॉल होती है, लाइनिंग जो होती है, इसको ये फ्लेसी फोल्ड करता है, इसको ग्रो करता है, डेवलप करता है, इससे ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है ताकि अगर एग आए तो उसके लिए इम्प्लांटेशन हो सके यहाँ पे। ठीक है, जो ग्रोइंग एम्ब्रायो है उसके न्यूट्रिशन के लिए, उसके नरिशमेंट के लिए ये अपने आप के वॉल को ग्रो करता है। ठीक है, तो अब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कैसे करेगा? वो एक ऑर्गन के थ्रू करता है, उसका नाम है प्लासेंटा। प्लासेंटा कैसा होता है? डिस्क लाइक होता है और एम्बेडेड होता है यूट्राइन वॉल में। ठीक है, तो जो मदर साइड होता है प्लासेंटा का, जो मदर साइड होगा वो कैसा होगा? ब्लड स्पेसेस होते हैं उसके अंदर। और जो फीटस का, जो ग्रोइंग एम्ब्रायो, उसको फीटस कहेंगे।
उधर क्या होता है, विलाई होते हैं। विलाई किस लिए होगा, सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए। जहाँ विलाई होता है वो सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं, वहाँ एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे भी सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए ये विलाई मौजूद होते हैं, ठीक है। तो ये प्लासेंटा करता क्या है, फंक्शन क्या होगा उस प्लासेंटा का। प्लासेंटा क्या करेगा, एक तो जो ऑक्सीजन और ग्लूकोज, जो ग्रोइंग फीटस के लिए ग्लूकोज की एनर्जी है, ऑक्सीजन उसके सांस लेने के लिए ज़रूरत है, तो ये जो जो दोनों चीज़ें चाहिए ग्रोइंग फीटस के लिए वो प्रोवाइड करता है प्लासेंटा। तो एम्ब्रायो ग्रो कर रहा है तो उसके लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत भी है और ग्लूकोज की भी ज़रूरत है। तो ये कहाँ से मिलेगा उसको, मदर के ब्लड से मिलेगा। और जाता किससे, प्लासेंटा के थ्रू। तो जब ग्रो कर रहा है तो वो वेस्टेज भी प्रोड्यूस करेगा। तो ये कैसे एक्सक्रीट आउट होंगे, ये प्लासेंटा के थ्रू मदर ब्लड में आएंगे, फिर वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। प्लासेंटा फिर मदर्स ब्लड फिर एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे। तो जो फीटस था हमारा वो ग्रो कर रहा है यूट्रस में। इस ग्रोइंग पीरियड को जो 9 मंथ्स का होता है, जिसको जेस्टेशन पीरियड भी कहते हैं, ये ह्यूमन बींग्स में 9 मंथ्स का होता है। और इसमें पूरी तरह से एम्ब्रायो डेवलप करता है एक बेबी के फॉर्म में, ठीक है। तो उसमें फर्स्ट मंथ में हार्ट बनेगा, वो सब आपको डिटेल्स नेक्स्ट हायर क्लास में जाएंगे तो आपको पढ़ना रहेगा, किस टाइम में ऑर्गन बनेंगे, किस टाइम में हेयर आएंगे, ये सब होता है। फिर 9 मंथ्स के बाद बेबी पूरी तरह से फुल ग्रोन हो जाता है। उसके बाद 9 मंथ में प्रोड्यूस हो गया, तो ये जेस्टेशन पीरियड हो गया 9 मंथ का। फिर उसके बाद जब बेबी पूरी तरह से ग्रो हो गया तो उसको बाहर आना है, तो उस प्रोसेस को कहते हैं पार्चुरेशन, यानी कि डिलीवरी। ये किससे होगा, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेबर पेन जिसको कहते हैं, रिथमिक कॉन्ट्रैक्शन। और एक हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, इसके दोनों के मदद से जो पार्चुरेशन होता है। तो पार्चुरेशन में पहले बेबी डिलीवर्ड हुआ, फिर उसका जो प्लासेंटा होता है वो भी डिलीवर्ड आउट हो जाता है, ठीक है। पार्चुरेशन हो गया, अब बेबी को फीड करना है, न्यू नेटल है तो उसके लिए बेस्ट फीड क्या होता है, मदर्स मिल्क। इसके अंदर कोलेस्ट्रॉम होता है, उसको जो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। लगभग 6 मंथ तक मदर्स मिल्क ही देना चाहिए, वो उसके लिए ज़रूरी है। अब मदर्स मिल्क का है तो जो सेकेंडरी ऑर्गन एक था फीमेल का, मेमोरी ग्लैंड्स, उसका यूज़ आया। तो मेमोरी ग्लैंड्स मैच्योर होते रहते हैं, लेकिन जब बेबी डिलीवर्ड होता है उसके बाद ही ये मिल्क बॉट यूज़ करते हैं, बेबी के डिलीवरी के बाद, ठीक है। तो इस तरह से ये सारे यूटिलाइज हो गए। फिर वो बेबी को फीड करेंगे 6 मंथ तक, फिर वो बेबी सब कुछ खाने पीने लगेगा और वो ग्रो कर जाएगा। तो हमने पढ़ लिया रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग से एक तरह से कंप्लीट हो गया कि किस तरह से मेल जर्म सेल बना, फिर फीमेल जर्म सेल बना, फिर फर्टिलाइज हुआ, फिर वो 9 मंथ तक यूट्रस में ग्रो किया, फिर उसका डिलीवर्ड आउट हो गया। तो ये पूरा का पूरा एक ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट हो गया, ठीक है। अब बात है कि अगर एक एग हर मंथ रिलीज हो रहा है तो फर्टिलाइजेशन तो हर मंथ नहीं होता है, तो फिर क्या होगा, फर्टिलाइज नहीं हुआ तो वहाँ क्या आता है टर्म मेंस्ट्रुएशन, जो इसको कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। फीमेल में होगा एवरी मंथ होता है। इसके भी मतलब ये कब होगा, जब एग रिलीज हुआ लेकिन वो फर्टिलाइज नहीं हुआ, यानी कि मिला नहीं है स्पर्म से, तो मेंस्ट्रुएशन होगा। तो इसका फेजेस होते हैं, एक तो मेंस्ट्रुएशन फेज होगा, फिर फॉलिकुलर फेज होता है, ओवुलेटरी फेज, उसके बाद होता है ल्यूटियल फेज। तो मान लीजिए कोई एक रिलीज हुआ और फिर से जो यूट्रस की लाइनिंग थी वो अपने आप को ग्रो की, उसमें ब्लड सप्लाई बढ़ाई, लेकिन वो फिर फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं, तो उसका फिर लाइनिंग को ब्रेक होना है, तो मेंस्ट्रुएशन फेज कहलाता है। फिर उसके बाद फिर वो एक के लिए अपने आप की लाइनिंग को फिर ग्रो कराएगा, फॉलिकुलर फेज में जाएगा, यानी प्रोलिफरेशन कराता है, इसको प्रोलिफरेटिव फेज भी कहते हैं, प्रोलिफरेटिव फेज भी कह सकते हैं। ओवुलेटरी फेज किसको कहेंगे, जो 14th डे पे एग रिलीज होता है। ये मेंस्ट्रुएशन जो होता है यूजुअली 28 डेज का होता है, 28 डेज का होगा, तो 14th डे पे एग रिलीज होगा, उसको ओवुलेटरी फेज कहेंगे। फिर अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर ल्यूटियल फेज में जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनाएगा।
तो मेंस्ट्रुएशन जब फीमेल में स्टार्ट होता है कब, प्यूबर्टी के टाइम पे, उसको क्या कहते हैं, मेनार्क। मेनार्क कहते हैं। ये प्यूबर्टी के टाइम में स्टार्ट होता है। और फिर दूसरा टर्म है मेनोपॉज। 40 to 45 ईयर्स का जब एज हो जाता है फीमेल का तो मेंस्ट्रुएशन आना बंद हो जाता है, उसको मेनोपॉज कहते हैं। ठीक है, ये मतलब फिक्स नहीं है, कभी कभी इसमें एक्सेप्शंस भी मिलते हैं, 50 ईयर्स भी हो जाता है, 60 ईयर्स भी हो जाता है, लेकिन ये एक जनरल बात है, मेनोपॉज और मेनार्क की। ठीक है, तो जो मेंस्ट्रुएशन फेज में क्या होगा, जो लाइनिंग बनी थी यूट्राइन लाइनिंग इम्बेडेड करने के लिए एम्ब्रायो को, वो तो एम्ब्रायो बना नहीं, तो लाइनिंग को ब्रेक होना है क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है। तो लाइनिंग ब्रेक होगी तो किस फॉर्म में वो बाहर आती है, ब्लड प्लस म्यूकस के फॉर्म में वो बाहर आएगी। ब्लड और म्यूकस के फॉर्म में वेजाइना से बाहर आएगी वो। तो इसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। और ये कितने दिन तक होता है, लगभग मेंस्ट्रुएशन का पीरियड जो होता है वो 2 से 8 डेज का हो सकता है। जो मेंस्ट्रुएशन फेज होता है, जो जिसमें ब्लड लेटिंग आउट होता है, वो 2 to 8 डेज का होता है। ये 2 से 8 दिन का हुआ, 7 दिन या 2 से 8 दिन कहते हैं सब। ठीक है, फिर उसके बाद फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफेटिव फेज है अप टू 14th डे। ये 14th डे पे ल्यूटियल फेज हुआ, यानी कि ओव्यूलेटरी फेज 14th डे पे हुआ, और 14 से 12 दिन या 14 दिन का फिर ये ल्यूटियल फेज होता है अप टू 28 दिन। फिर वही फिर साइकिल जाएगा, क्योंकि ये साइकिल है। तो पहले मेंस्ट्रुएशन हुआ, फिर फॉलिकुलर फेज हुआ, फिर ल्यूटियल, फिर मेंस्ट्रुएशन आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक साइकिल बनाते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। 28 दिन का होता है, फीमेल्स में होता है। तो इसमें हार्मोन्स का रोल क्या क्या, कौन कौन से हार्मोन्स होंगे जो कि मेंस्ट्रुएशन में मदद करते हैं, या फिर एक को जब रिलीज होता है क्या क्या हार्मोन्स उसमें होती हैं। तो LH होगा इसमें भी, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। FSH होगा, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर फेज में जाएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। LH ओवुलेटरी फेज के टाइम काम करता है। ईस्ट्रोजन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, ये भी है। फिर प्रोजेस्टेरॉन है। ये दोनों रिलीज होते हैं ल्यूटियल फेज में ज़्यादातर अमाउंट में। शुरू में ये कम अमाउंट में रहते हैं। फॉलिकुलर फेज में FSH बहुत ज़्यादा होगा, ल्यूटियल फेज 14 डेज में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बहुत ज़्यादा होता है। तो इस लेक्चर में हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा, कौन कौन से पार्ट है, प्राइमरी ऑर्गन क्या है, सेकेंडरी क्या है, एक्सटर्नल जेनेटिलिया क्या है, फिर वो जेनेसिस कैसे होता है, बाई बर्थ होता है, फिर हमने उसका क्या कराया, फ्यूज़न कराया, यानी कि फर्टिलाइजेशन पढ़ा। उसके बाद हमने तो कहाँ होता है, टेम्पररी स्टमक जंक्शन में होगा, कैसे स्पर्म वहाँ पहुँचेगा, फिर उसके बाद जाइगोट बनाएगा, जाइगोट डेवलप करेगा एम्ब्रायो में, फिर उसका इम्प्लांटेशन होता है, फिर वो मदर्स ब्लड से फूड और वेस्टेज को बाहर निकालता है या फिर लेता है, तो प्लासेंटा के थ्रू लेगा। फिर फंक्शन क्या है उसके वो पढ़े हमने। फिर जेस्टेशन पीरियड के बारे में जाना, क्या क्या होगा उसमें। फिर पार्चुरेशन हो गया, डिलीवरी हो गई। तो अगर फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होगा उसके अंदर, मेंस्ट्रुएशन होगा। मेंस्ट्रुएशन में हमने पढ़ लिया साइकिल की तरह होता है, मेंस्ट्रुएशन फेज, फॉलिकुलर फेज, ओवुलेटरी फेज, ल्यूटियल फेज, फिर मेंस्ट्रुएशन फेज। ऐसे ये कि साइकिल की तरह घूमते रहता है। 28 दिन का होगा और ये उसमें चेंजेस आते हैं, ये हार्मोन उसमें मदद करते हैं। फिर हमने बात की थी मेमोरी ग्लैंड की, वो मिल्क प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है जो कि बेबी प्रोड्यूस होने पे मिल्क प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ह्यूमन रिप्रोडक्शन पूरा ख़त्म हो गया। और आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।